नमस्कार दर्शकों, आप देख रहे हैं न्यूज टुडे, जिसमें हर खबर है जरूरी और हर विश्लेषण है खास। बात करते हैं मुख्य सुर्खियों की। अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी यानी IAEA के अनुसार इजरायली हमले में ईरान की भूमिगत नतांज यूरेनियम संवर्धन फैसिलिटी प्रभावित हुई। नेशनल टाइम रिलीज स्टडी यानी NTRS का 5वां संस्करण जारी किया गया। केंद्रीय वित्त मंत्री ने फिनटेक फर्मों से कृषि क्षेत्र और ग्रामीण क्षेत्रों में नए बाजार विकसित करने का आह्वान किया। हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड यानी HAL को इसरो से लघु उपग्रह प्रक्षेपण यान यानी SSLV बनाने का अनुबंध मिला। US फूड एंड ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन यानी FDA ने HIV की रोकथाम के लिए एक नई दवा लेनाकैपाविर को मंजूरी प्रदान की। एक अध्ययन के अनुसार एटलांटिक मेरिडियनल ओवरटर्निंग सर्कुलेशन यानी AMOC के क्षरण से उत्तरी यूरोप में गंभीर ठंड पड़ सकती है। चलिए बुलेटिन की शुरुआत करते हैं और बढ़ते हैं आज की पहली मुख्य खबर की ओर। अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी यानी IAEA के अनुसार इजरायली हमले में ईरान की भूमिगत नतांज यूरेनियम संवर्धन फैसिलिटी प्रभावित हुई। मध्य पूर्व में जारी संघर्ष के बीच ईरान की यूरेनियम संवर्धन सुविधाओं को हुए नुकसान को लेकर IAEA के खुलासे से परमाणु ठिकानों और सामग्रियों की सिक्योरिटी एवं सेफ्टी को लेकर गंभीर चिंताएं उत्पन्न हुई हैं। खबर में सबसे पहले न्यूक्लियर सिक्योरिटी के बारे में जानते हैं। न्यूक्लियर सिक्योरिटी का अर्थ परमाणु सुविधाओं व सामग्रियों तक अनधिकृत पहुंच व उन्हें हटाने का प्रयास करना, उन्हें भौतिक क्षति पहुंचाना और अवैध तरीके से परमाणु सामग्री का हस्तांतरण करना या परमाणु या रेडियोलॉजिकल सामग्री या उनसे जुड़ी सुविधाओं से संबंधित अन्य दुर्भावनापूर्ण कृत्यों का पता लगाना, रोकना और प्रतिक्रिया करना है। वहीं न्यूक्लियर सेफ्टी से आशय परमाणु सामग्री या परमाणु ठिकानों की दुर्घटनाओं से सुरक्षा करना तथा ऐसी दुर्घटनाओं को रोकना है ताकि इससे होने वाले विकिरण के खतरों को टाला जा सके। बात करें न्यूक्लियर सेफ्टी बनाम सिक्योरिटी की, तो न्यूक्लियर सिक्योरिटी के तहत दुर्भावनापूर्ण खतरों जैसे आतंकवाद, सुविधाओं को नुकसान पहुंचाना आदि से निपटने के प्रयास किए जाते हैं। वहीं न्यूक्लियर सेफ्टी दुर्घटनाओं एवं त्रुटियों की रोकथाम संबंधित है। इसी के साथ आइए न्यूक्लियर सेफ्टी और सिक्योरिटी सुनिश्चित करने में IAEA की भूमिका भी समझ लेते हैं। IAEA की स्थापना 1957 में हुई थी। यह संयुक्त राष्ट्र का एक स्वायत्त संगठन है। हालांकि भारत इस संस्था का एक संस्थापक सदस्य है। इसका कार्य परमाणु ऊर्जा के शांतिपूर्ण उपयोग तथा फूड सेफ्टी, कैंसर उपचार और सतत विकास में परमाणु तकनीकों का उपयोग जैसे विषयों पर कार्य करना है। इनके अलावा है न्यूक्लियर सेफ्टी और सिक्योरिटी पर कन्वेंशंस, जिसके अंतर्गत शामिल है परमाणु सामग्री के भौतिक संरक्षण पर कन्वेंशन। यह परमाणु सामग्री के भौतिक संरक्षण पर पहला बहुपक्षीय समझौता और कानूनी रूप से बाध्यकारी एकमात्र अंतर्राष्ट्रीय संधि है। दूसरा, रेडियो एक्टिव स्रोत की सिक्योरिटी और सेफ्टी पर आचार संहिता। यह IAEA द्वारा जारी वैधानिक रूप से गैर बाध्यकारी दिशा निर्देश है तथा न्यूक्लियर सेफ्टी पर कन्वेंशन यानी CNS। इसका उद्देश्य भूमि पर असैन्य परमाणु ऊर्जा संयंत्रों का संचालन करने वाले अनुबंधित पक्षकारों को उच्च स्तर की सुरक्षा बनाए रखने के लिए प्रतिबद्ध करना है। और आखिर में है न्यूक्लियर सेफ्टी पर वियना घोषणा पत्र। इसका उद्देश्य परमाणु दुर्घटनाओं की रोकथाम करना और रेडिएशन के प्रभावों को कम करना है। अगली खबर पर बढ़ने से पहले आइए न्यूक्लियर सेफ्टी और सिक्योरिटी के लिए संयुक्त राष्ट्र की अन्य पहले भी जान लेते हैं। आतंकवादी बमबारी के दमन पर कन्वेंशन यानी कन्वेंशन फॉर द सप्रेशन ऑफ टेररिस्ट बॉम्बिंग्स। इसमें रेडियो एक्टिव सामग्री के उपयोग वाले विस्फोटक हमलों सहित किन्हीं अन्य विस्फोटक हमलों की रोकथाम के लिए भी उपाय किए गए हैं तथा परमाणु आतंकवाद से संबंधित कृत्यों के दमन के लिए अंतर्राष्ट्रीय कन्वेंशन यानी इंटरनेशनल कन्वेंशन फॉर द सप्रेशन ऑफ एक्ट्स ऑफ न्यूक्लियर टेररिज्म। यह कन्वेंशन सदस्य देशों पर परमाणु आतंकवाद को अपराध घोषित करने का दायित्व डालता है। इसके अलावा संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के संकल्पों में आतंकवाद रोधी व्यापक उपाय, गैर राज्य अभिकर्ताओं को सामूहिक विनाश के हथियार यानी WMD हासिल करने से रोकना आदि शामिल है। नेशनल टाइम रिलीज स्टडी यानी NTRS का 5वां संस्करण जारी किया गया। टाइम रिलीज स्टडी यानी NTRS एक प्रदर्शन माप साधन है जो कार्गो रिलीज में लगने वाले समय के मात्रात्मक मूल्यांकन संबंधी जानकारी देता है। यह रिपोर्ट केंद्रीय अप्रत्यक्ष कर और सीमा शुल्क बोर्ड यानी CBIC ने तैयार की है।
इसका उद्देश्य यह जांच करना है कि देश के पत्तन एयर कार्गो कॉम्प्लेक्स यानी एसीसीज, अंतर्देशीय कंटेनर डिपो आईसीडीज और एकीकृत चेक पोस्ट आईसीपीज पर कार्गो कितनी तेजी से क्लियर यानी रिलीज होता है। इससे भारत की लॉजिस्टिक्स प्रणाली को बेहतर बनाने में मदद मिलती है। आपको बता दें कि इस रिपोर्ट में 2023 और 2025 के बीच प्रमुख आयात गेटवे पर कार्गो निकासी समय में उल्लेखनीय प्रगति दिखाई गई है। अब प्रश्न यह उठता है कि आखिर भारत के लिए लॉजिस्टिक्स क्यों जरूरी है। एक मजबूत लॉजिस्टिक्स सेक्टर व्यापार को बढ़ाता है, कारोबार की लागत कम करता है और भारतीय उद्योगों को वैश्विक बाजार से जोड़ता है। इससे मेक इन इंडिया जैसी योजनाओं को भी सफलता मिलती है। रोजगार की बात करें तो लॉजिस्टिक्स सेक्टर में 2.2 करोड़ से ज्यादा लोग काम करते हैं तथा प्रतिस्पर्धा भी एक प्रमुख कारण है, क्योंकि लॉजिस्टिक्स लागत कम होने से भारतीय उत्पादों को वैश्विक स्तर पर प्रतिस्पर्धा करने में मदद मिलती है। बात करें इनकी वर्तमान स्थिति की तो 2023 में वर्ल्ड बैंक के लॉजिस्टिक्स परफॉर्मेंस इंडेक्स में भारत 139 देशों में 38वें स्थान पर था, जबकि 2018 में 44वें स्थान पर था। फिर आता है 2030 तक का लक्ष्य, जिसके अंतर्गत लॉजिस्टिक्स में दुनिया के टॉप 25 देशों में आना, लॉजिस्टिक्स लागत को जीडीपी के 10% से कम करना आदि शामिल है। इसी के साथ आइए भारत के लॉजिस्टिक्स सेक्टर में सुधार के लिए उठाए गए कदम भी जान लेते हैं। सबसे पहले है समर्पित माल भाड़ा गलियारे यानी डीएफसीज। उत्तरी और पश्चिमी डीएफसीज के बनने से माल ढुलाई में लगने वाला समय 20 से 30% तक कम हो गया है। खास बात यह है कि अब तक 96% यानी लगभग 2741 किलोमीटर मार्ग चालू हो चुका है। दूसरा ई-वे बिल सिस्टम। जीएसटी के तहत शुरू हुआ यह सिस्टम माल की ट्रैकिंग आसान बनाता है और सड़क परिवहन में देरी को कम करता है तथा राष्ट्रीय लॉजिस्टिक्स नीति 2022 का लक्ष्य लॉजिस्टिक्स की लागत को जीडीपी के 13 से 14% से घटाकर लगभग 8 से 9% तक लाना है। और आखिर में है नेशनल ट्रेड फैसिलिटेशन एक्शन प्लान यानी NTFAP 3.0 2024 से 2027। CBIC द्वारा शुरू की गई यह योजना बंदरगाहों पर कार्गो या माल रिलीज होने में लगने वाले समय को कम करने पर ध्यान देती है। यह WTO के ट्रेड फैसिलिटेशन एग्रीमेंट के अनुरूप है, जिससे अंतर्राष्ट्रीय व्यापार को आसान बनाया जा सके। अब यह जानना भी जरूरी है कि आखिर NTRS क्या है। इसकी शुरुआत वर्ष 2019 से हुई, जिसमें टाइम रिलीज स्टडी हर साल 15 प्रमुख स्थानों और समुद्री बंदरगाहों पर की जाती है। इसकी सिफारिश वर्ल्ड कस्टम ऑर्गेनाइजेशन यानी WCO द्वारा की गई। आपको बता दें कि यह एक अंतर सरकारी संस्था है जिसकी स्थापना 1952 में हुई थी। यह 186 सदस्य देशों का प्रतिनिधित्व करती है, जो विश्व व्यापार का 98% हिस्सा संभालते हैं। बात करें 5वें NTRS के मुख्य निष्कर्ष की तो इसमें कुछ सुधार है, जैसे समुद्री बंदरगाह यानी सी पोर्ट्स में 6 घंटे की कमी, हवाई माल परिवहन यानी एयर कार्गो ACCs में 5 घंटे की कमी और चेक पोस्ट यानी ICPs में 18 घंटे की कमी आई है। इस प्रकार औसत रिलीज समय घटा है। हालांकि चुनौती भी है, जैसे समय में वृद्धि। इनलैंड कंटेनर डिपो यानी ICDs की बात करें तो 2023 से 2025 के बीच 12 घंटे की बढ़ोतरी हुई है। केंद्रीय वित्त मंत्री ने फिनटेक फर्मों से कृषि क्षेत्र और ग्रामीण क्षेत्रों में नए बाजार विकसित करने का आह्वान किया। वित्त मंत्री ने बल देकर कहा कि फिनटेक कंपनियों को ग्रामीण भारत को केवल सामाजिक जिम्मेदारी के रूप में नहीं, बल्कि नए बाजार बनाने के एक अच्छे अवसर के रूप में भी देखना चाहिए। चलिए सबसे पहले फिनटेक सेक्टर के बारे में जानते हैं। फिनटेक यानी फाइनेंशियल टेक्नोलॉजी कंपनियां वे कंपनियां होती हैं जो तकनीक के जरिए वित्तीय सेवाएं प्रदान करती हैं। फिनटेक सेक्टर में डिजिटल पेमेंट, वैकल्पिक ऋण जैसे क्राउड फंडिंग, बीमा से जुड़ी तकनीक, इंश्योरटेक, निवेश प्लेटफॉर्म हेतु वेल्थ टेक और इनेबलिंग टेक जैसे AI एवं बिग डेटा के जरिए सेवाएं आदि शामिल हैं। आपको बता दें कि भारत का फिनटेक इकोसिस्टम दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा है और यह 14% की चक्रवृद्धि वार्षिक वृद्धि दर यानी CAGR से बढ़ रहा है। बात करें ग्रामीण भारत में फिनटेक सेक्टर की भूमिका की तो इसमें सबसे पहले है वित्तीय समावेशन यानी मोबाइल ऐप और डिजिटल वॉलेट के जरिए UPI के माध्यम से उन लोगों तक बैंकिंग सेवाएं पहुंचाना जिनके पास बैंक खाता नहीं है। उदाहरण के लिए आधार आधारित भुगतान प्रणाली यानी AEPS। दूसरा, ऋण तक आसान पहुंच। वैकल्पिक डेटा का उपयोग करके किसानों और लघु व्यवसायों को छोटे कर्ज यानी माइक्रो लोन प्रदान करती हैं। उदाहरण के लिए क्रॉप फंड्स जैसे एग्री फिनटेक
प्लेटफॉर्म किसानों की लेन देन हिस्ट्री, खेती के उत्पादन आदि के आधार पर उनकी ऋण लेने की योग्यता तय करते हैं। इनके अलावा है कृषि सहायता। ऐसी ऐप्स किसानों को मंडियों के भाव, मौसम की जानकारी और बीमा जैसी सेवाएं देते हैं, जिससे वे सीधे खरीदारों से जुड़ सकते हैं। उदाहरण के लिए कृषि मंत्रालय के एग्री मार्केट मोबाइल ऐप और फसल बीमा मोबाइल ऐप। और आखिर में है डिजिटल भुगतान और पैसे भेजना। कम खर्च, विप्रेशन यानी रेमिटेंस और सुरक्षित लेन देन से नगद पैसे का कम इस्तेमाल होता है। उदाहरण के लिए यूपीआई से जुड़े ऐप्स जैसे पेटीएम और फोन पे अब ग्रामीण इलाकों में लेन देन के लिए तेजी से लोकप्रिय हो रहे हैं। हालांकि ग्रामीण इलाकों में फिनटेक सेक्टर के समक्ष कुछ चुनौतियां भी मौजूद हैं, जैसे डिजिटल विभाजन, अर्थात डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर जैसे इंटरनेट कनेक्टिविटी और डिजिटल साक्षरता दोनों के अभाव के कारण विशेष रूप से महिलाएं और हाशिए पर मौजूद लोग फिनटेक ऐप्स का इस्तेमाल नहीं कर पाते, तथा डिजिटल सेवाओं पर विश्वास की कमी। लोग डिजिटल वित्तीय सेवाओं से अनजान होते हैं। इसके अलावा साइबर ठगी जैसे नकारात्मक अनुभव और नगद पैसे की आदत की वजह से इन सेवाओं पर भरोसा नहीं कर पाते। बात करें भौगोलिक और भौतिक बाधाओं की, तो दूर दराज के इलाकों में पारंपरिक बैंकिंग सुविधाओं की कमी के कारण फिनटेक कंपनियों के लिए हर ग्रामीण ग्राहक तक पहुंचना और सेवाएं प्रदान करना मुश्किल हो जाता है। हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड यानी HAL को इसरो से लघु उपग्रह प्रक्षेपण यान यानी SSLV बनाने का अनुबंध मिला। हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड के अलावा अल्फा डिजाइन टेक्नोलॉजीज लिमिटेड और भारत डायनेमिक्स लिमिटेड के अनुबंध प्राप्त करने की बोली लगाई गई थी। हालांकि अंत में हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड को इसरो से ट्रांसफर ऑफ टेक्नोलॉजी यानी TOT का सौदा मिला। आपको बता दें कि इस सौदे के तहत HAL लघु उपग्रह प्रक्षेपण यान यानी SSLV बनाएगा और इसका संचालन करेगा, तथा प्रौद्योगिकी हस्तांतरण चरण के दौरान HAL को इसरो द्वारा किए गए 3 विकासात्मक प्रक्षेपणों की प्रक्रिया को ध्यान में रखते हुए कम से कम 2 SSLV संपूर्ण रूप से तैयार करने होंगे। चलिए सबसे पहले लघु उपग्रह प्रक्षेपण यान यानी SSLV के बारे में जानते हैं। SSLV 3 चरणों वाला ठोस प्रणोदक रॉकेट है। इसे 500 किलोग्राम से कम वजन वाले सैटेलाइट्स को 500 किलोमीटर की ऊंचाई पर स्थित समतल कक्षा यानी प्लानर ऑर्बिट में प्रक्षेपित करने के लिए डिजाइन किया गया है, तथा यह कम लागत वाला प्रक्षेपण यान है। यह कम समय में ही दूसरे प्रक्षेपण के लिए तैयार हो जाता है। यह कई प्रकार के सैटेलाइट्स जैसे कि स्मॉल, माइक्रो एवं नैनो सैटेलाइट्स को प्रक्षेपित कर सकता है। बात करें भारत द्वारा अंतरिक्ष क्षेत्रक में सुधार की, तो इसके अंतर्गत है अंतरिक्ष क्षेत्रक का उदारीकरण, अर्थात निजी संस्थाओं को अब सैटेलाइट निर्माण से लेकर प्रक्षेपण सेवाओं तक एंड टू एंड अंतरिक्ष गतिविधियों में शामिल होने की अनुमति दी गई है। अंतरिक्ष क्षेत्रक में 100% प्रत्यक्ष विदेशी निवेश यानी FDI की अनुमति दी गई है। दूसरा है इन स्पेस का निर्माण। भारतीय राष्ट्रीय अंतरिक्ष संवर्धन और प्राधिकरण केंद्र यानी इन स्पेस गैर सरकारी क्षेत्रों की अंतरिक्ष गतिविधियों को बढ़ावा देता है, उन्हें अधिकृत करता है और उनकी निगरानी करता है। तथा भारतीय अंतरिक्ष नीति 2023, यह नीति अंतरिक्ष क्षेत्र के लिए विनियामक स्पष्टता और लंबे समय के लिए नीतिगत स्थिरता प्रदान करती है। और आखिर में है वेंचर कैपिटल फंड। अंतरिक्ष क्षेत्र में स्टार्टअप्स को वित्त पोषित करने और निजी निवेश को बढ़ावा देने के लिए 1000 करोड़ रुपए का एक विशेष फंड स्वीकृत किया गया है। चलिए खबर के अंत में भारत में अंतरिक्ष क्षेत्र का निजीकरण जानते हैं। भारत में वर्तमान में अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी में 200 से अधिक स्टार्टअप्स सक्रिय हैं। अब तक इसरो और इन स्पेस और NSIL द्वारा लगभग 478 प्रौद्योगिकी हस्तांतरण किए जा चुके हैं। बात करें अंतरिक्ष क्षेत्र में निजी कंपनियों की पहलों की, तो विक्रम S निजी कंपनी द्वारा निर्मित भारत का पहला रॉकेट है। इसे मिशन प्रारंभ के तहत लॉन्च किया गया था, तथा IIT मद्रास इंक्यूबेटेड स्टार्टअप अग्निकुल कॉस्मोस ने दुनिया के पहले ऐसे रॉकेट का सफल परीक्षण किया है जिसमें सिंगल पीस 3D प्रिंटेड इंजन का प्रयोग किया गया था। US फूड एंड ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन यानी FDA ने HIV की रोकथाम के लिए एक नई दवा लेनाकेपाविर को मंजूरी प्रदान की। FDA की मंजूरी से अब यह दवा WHO प्री क्वालिफिकेशन के लिए पात्र हो गई है। इससे अलग अलग देशों में इसे जल्दी स्वीकृति मिल सकती है।
आपको बता दें कि WHO प्री क्वालिफिकेशन ऑफ मेडिसिन प्रोग्राम यानी PQP यह सुनिश्चित करने में मदद करता है कि दवा खरीद एजेंसियां जो दवाएं सप्लाई करती हैं वे गुणवत्ता, सुरक्षा और प्रभावकारिता के स्वीकार्य मानकों को पूरा करती हैं अथवा नहीं। चलिए सबसे पहले लेनाकेपाविर के बारे में जानते हैं। लेनाकेपाविर एक एंटी रेट्रोवायरल दवा है। इसका उपयोग HIV की रोकथाम के लिए प्री एक्सपोजर प्रोफिलैक्सिस यानी PrEP के रूप में किया जाता है। PrEP एक ऐसी दवा है जो उन HIV नेगेटिव व्यक्तियों में HIV संक्रमण के जोखिम को कम कर सकती है जिन्हें वायरस से संक्रमित होने का खतरा है। गौरतलब है कि WHO वर्तमान में HIV PrEP के विकल्पों के रूप में ओरल PrEP, डैपिविरिन वेजाइनल रिंग और लॉन्ग एक्टिंग इंजेक्टेबल कैबोटिग्रेविर यानी CABLA की सिफारिश करता है। इसी के साथ HIV के बारे में भी जानना जरूरी है। ह्यूमन इम्यूनोडेफिशिएंसी वायरस यानी HIV एक प्रकार का वायरस है जो शरीर की प्रतिरक्षा प्रणाली पर हमला करता है। बात करें इसकी कार्य प्रणाली की तो HIV शरीर की श्वेत रक्त कोशिकाओं जैसे CD4 कोशिकाओं या CD4 T लिम्फोसाइट्स को संक्रमित कर उन्हें नष्ट कर देता है, जिससे प्रतिरक्षा प्रणाली कमजोर हो जाती है। वहीं प्रसार के लिए HIV वायरस संक्रमित व्यक्ति के शरीर के तरल पदार्थों जैसे रक्त, स्तन का दूध, सीमेन और योनि स्राव से फैलता है। यह माता से बच्चे में भी फैल सकता है। और आखिर में है इसका उपचार। HIV को एंटी रेट्रोवायरल थेरेपी यानी ART से रोका और नियंत्रित किया जा सकता है। चिंता की बात यह होती है कि बिना इलाज के HIV आगे चलकर एड्स यानी एक्वायर्ड इम्यूनोडेफिशिएंसी सिंड्रोम में बदल सकता है। आपको बता दें कि HIV अनुमान 2023 रिपोर्ट के अनुसार भारत में 2.5 मिलियन से अधिक लोग HIV संक्रमण से पीड़ित हैं। खबर के अंत में आइए भारत द्वारा शुरू की गई पहलों पर एक नजर डालते हैं। सबसे पहले है राष्ट्रीय एड्स नियंत्रण कार्यक्रम चरण 5 2021 से 2026। इसका लक्ष्य नए संक्रमणों में 80% की कमी लाना है। इसमें है 95-95-95 लक्ष्य। इसका अर्थ है कि 95% HIV पॉजिटिव लोग अपनी स्थिति को जाने, 95% निदान किए गए लोगों को एंटी रेट्रोवायरल थेरेपी यानी ART पर होना चाहिए और 95% मरीजों में वायरस का स्तर इतना कम हो जाए कि वह दूसरों में न फैला सके। तथा HIV और एड्स रोकथाम एवं नियंत्रण अधिनियम 2017 HIV पॉजिटिव लोगों के खिलाफ किसी भी तरह के भेदभाव पर रोक लगाता है। खास बात यह है कि भारत ने 2030 तक HIV या एड्स को लोक स्वास्थ्य खतरे के रूप में समाप्त करने की प्रतिबद्धता व्यक्त की है। इनके अलावा भारत के शैक्षणिक संस्थानों में रेड रिबन क्लब जैसी युवा केंद्रित पहलें भी चलाई जा रही हैं। एक अध्ययन के अनुसार अटलांटिक मेरिडियनल ओवरटर्निंग सर्कुलेशन यानी AMOC के क्षरण से उत्तरी यूरोप में गंभीर ठंड पड़ सकती है। नीदरलैंड की यूट्रेक्ट यूनिवर्सिटी के एक अध्ययन के अनुसार मध्यम स्तर के उत्सर्जन के बावजूद यदि AMOC का क्षरण हो जाता है तो वैश्विक तापमान में वृद्धि भी उत्तरी यूरोप में इस क्षरण के कारण पड़ने वाली ठंड को पूरी तरह नहीं रोक पाएगी। चलिए सबसे पहले अटलांटिक मेरिडियनल ओवरटर्निंग सर्कुलेशन यानी AMOC के बारे में जानते हैं। महासागरीय धारा की बात करें तो AMOC अटलांटिक महासागर में समुद्री धाराओं की एक प्रणाली है। यह उष्णकटिबंध से उत्तरी ध्रुव की ओर गर्म जल धाराओं को प्रसारित करती है। साथ ही ठंडे, खारे व सघन जल को उष्णकटिबंध तथा दक्षिण ध्रुव की ओर विस्तारित करती है। आपको बता दें कि यह प्रणाली तापमान और लवणता की मात्रा में भिन्नता से संचालित होती है, अर्थात गर्म सतही जल ध्रुवों की ओर बढ़ता है और ठंडा हो जाता है। जैसे ही समुद्री बर्फ बनती है यह नमक को पीछे छोड़ने लगती है, जिससे आसपास का जल सघन हो जाता है। सघन जल गहराई की ओर जाता है तथा गहरे समुद्र के सतह पर दक्षिण की ओर बहता है। यह गहरा जल अंततः उद्वेलन यानी अपवेलिंग के माध्यम से फिर से ऊपर उठता है, गर्म होता है और चक्र को फिर से शुरू करता है। बात करें इसके महत्व की तो AMOC महासागरीय धाराओं की वैश्विक कन्वेयर बेल्ट का हिस्सा है जो ठंडे और गर्म जल का आदान प्रदान करती है। इस प्रकार यह लंबे समय तक महासागरों में गर्मी, आर्द्रता और पोषक तत्वों को वितरित करने में मदद करता है। दूसरा है जलवायु परिवर्तन का प्रभाव। ग्लोबल वार्मिंग AMOC जैसी प्रमुख महासागरीय धाराओं को कमजोर कर सकती है। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि आर्कटिक की बर्फ पिघलने से उत्तरी अटलांटिक में ठंडा व ताजा जल आता है, जिससे जल की लवणता और घनत्व कम हो जाता है।
परिणाम स्वरूप AMOC के गहराई की ओर जाने तथा संचालन के लिए आवश्यक सघन जल दुर्लभ हो जाता है। अब यदि AMOC कमजोर हो जाए या उसका क्षरण हो जाए तो क्या होगा? AMOC का कमजोर होना या क्षरण हो जाना जलवायु के लिए एक महत्वपूर्ण मोड़ बन सकता है, जिसके वैश्विक परिणाम होंगे, जैसे जलवायु व्यवधान। AMOC का थोड़ा सा भी मंद होना यूरोप में ठंड में वृद्धि कर सकता है तथा यूरोप, दक्षिण अमेरिका और अफ्रीका के कुछ हिस्सों में वर्षा के पैटर्न को बदल सकता है, भारतीय मॉनसून के समय को प्रभावित कर सकता है तथा उष्णकटिबंधीय वर्षा बेल्ट को दक्षिण की ओर स्थानांतरित कर सकता है, जिसके परिणाम स्वरूप अफ्रीकी साहिल क्षेत्र में सूखा पड़ सकता है। इनके अलावा है महासागरीय जीवन के लिए खतरा। कम पोषक तत्व सतही जल तक पहुंचते हैं, जिससे समुद्री खाद्य श्रृंखलाओं को नुकसान पहुंचता है। हालांकि AMOC के पूर्ण क्षरण पर बहस चल रही है, लेकिन इसका वर्तमान में कमजोर होना चिंताजनक है। चलिए बुलेटिन के आखिर में बढ़ते हैं आज की संक्षिप्त सुर्खियों की तरफ। अमेरिकी सीनेट ने स्टेबल कॉइन्स को बढ़ावा देने के लिए गाइडिंग एंड एस्टैब्लिशिंग नेशनल इनोवेशन फॉर US स्टेबल कॉइन्स यानी जीनियस अधिनियम पारित किया। आपको बता दें कि स्टेबल कॉइन एक तरह की क्रिप्टो परिसंपत्ति होती है। भारत ने चीन से आने वाले एल्यूमिनियम फॉइल, प्रेटिलाक्योर तथा चीन, रूस और ताइवान से आने वाले एसीटोनिट्राइल पर 5 साल के लिए एंटी डंपिंग शुल्क लगाया है। IPPB को वित्त मंत्रालय द्वारा 2024-25 का डिजिटल पेमेंट्स अवार्ड मिला है। यह सम्मान इसके समावेशी, तकनीक आधारित और नागरिकों को केंद्र में रखकर दी जाने वाली बैंकिंग सेवाओं के लिए दिया गया है। फिनलैंड की संसद ने ओटावा कन्वेंशन या एंटी पर्सनल माइन बैन कन्वेंशन से हटने की मंजूरी दे दी है। इससे पहले एस्टोनिया, लिथुआनिया, लातविया और पोलैंड भी इस संधि से हटने की घोषणा कर चुके हैं। हाल ही में ताइवान ने अपने क्षेत्र के निकट चीनी सैन्य विमान का पता लगाया था। इसके कुछ ही दिन बाद एक ब्रिटिश नौसैनिक जहाज संवेदनशील ताइवान जलडमरू मध्य से होकर गुजरा था। आपको बता दें कि चीन ताइवान को अपना हिस्सा मानता है और इस स्वशासित लोकतांत्रिक द्वीप को जबरन अपने नियंत्रण में लेने की बात करता है। जुलाई 2025 से CAQM कमीशन फॉर एयर क्वालिटी मैनेजमेंट दिल्ली में पुराने हो चुके वाहनों में ईंधन भरने पर प्रतिबंध लगाएगा। यह कदम प्रदूषण कम करने में मदद करेगा। उत्तर प्रदेश के कतरनिया घाट वन्यजीव अभयारण्य में गिरवा नदी में घड़ियाल के 7 बच्चों को छोड़ा गया है। साथ ही उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश और राजस्थान में घड़ियाल अभयारण्य स्थापित किए गए हैं। हाल ही में आंध्र प्रदेश के श्री शैलम मल्लिकार्जुन स्वामी मंदिर में संरक्षित एक ताम्रपत्र में हेली धूमकेतु का पहला अभिलेख साक्ष्य मिला है। यह अभिलेख 1456 ईस्वी का है। इसकी भाषा संस्कृत और लिपि नागरी है। इसमें विजयनगर साम्राज्य के शासक मल्लिकार्जुन द्वारा एक वैदिक विद्वान को दी गई अनुदान भूमि का उल्लेख है। एक नए अध्ययन से पता चला है कि लाइन 1 नाम का एक जंपिंग जीन कोशिका विभाजन की लघु अवधि में कोशिका के DNA से जुड़ जाता है। ट्रांसपोजेबल एलिमेंट्स या जंपिंग जीन DNA के ऐसे हिस्से होते हैं जो जीनोम में एक जगह से दूसरी जगह जा सकते हैं। इस तरह ये जीन्स के काम करने के तरीके को बदल सकते हैं। जाने से पहले आपकी समझ की परीक्षा के लिए डालते हैं एक नजर हमारे स्पेशल सेगमेंट प्रश्नोत्तरी पर। हमसे जुड़ने के लिए आपका धन्यवाद। उम्मीद है न्यूज टुडे का यह बुलेटिन आपको पसंद आया होगा। न्यूज टुडे की PDF को डाउनलोड करने के लिए और आज की क्विज के उत्तर के लिए डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक्स पर क्लिक कीजिए।